टू एवरीवन, आप क्वेश्चन नंबर 2 को रीड कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ। ये हिमाचल जुडिशरी में आ रखा है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकाटा एंड ऑर्डर 2 रूल 2 ऑफ द सीपीसी। इसका तो आपको मुझे लगता है कि पता होगा डिफरेंसेस। ये मुझे थ्योरेटिकल पार्ट आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसका प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को समझाती हूँ। मिस्टर एक्स एंड वाई एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टर एक्स एंड वाई जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है, द कॉन्ट्रैक्ट इज स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल अंडर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हम स्पेसिफिकली इन्फोर्स हो सकता था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट में। ऑन द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जब ब्रीच हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट तो मिस्टर ए फाइल सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। मिस्टर ए जो होते हैं वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, वेदर अ सब्सिक्वेंट सूट बाय मिस्टर ए फॉर द डैमेजेस वुड बी बार्ड बाय द ऑर्डर 2 रूल 2। सबसे पहले तो वो ए सबसे पहले फाइल करते हैं, मिस्टर ए फाइल अ सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सबसे पहले स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का फाइल करते हैं सूट, एंड देन क्या सब्सिक्वेंट सूट अगर वो फाइल करते हैं डैमेजेस के लिए तो क्या ये बार होगा ऑर्डर 2 रूल 2 से। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हम उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी करवा सकते हैं और डैमेजेस भी कोर्ट से सीक कर सकते हैं। तो जब आप डैमेजेस क्लेम कीजिएगा तो उसका तो प्रिंसिपल हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 73 के अकॉर्डिंग गवर्न होता है। कंपनसेशन से रिगार्डिंग जितनी भी डिटरमाइन होती है कंपनसेशन ऑन द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो सेक्शन 73 के प्रिंसिपल से गवर्न होता है। बट अगर आपको उसी कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना है जिस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसका जो इन्फोर्समेंट होता है वो हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट में करवाते हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाने का क्लेम मांगा ऑन द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, किसमें, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट में। तो क्या आपसे पूछा गया कि वेदर अ सब्सिक्वेंट सूट बाय द मिस्टर ए फॉर द डैमेजेस वुड बी बार्ड बाय द ऑर्डर 2 रूल 2। क्या वो दूसरा अगर सूट फाइल करते हैं जिसमें कि वो डैमेजेस मांगते तो क्या ये ऑर्डर 2 रूल 2 का बार उसमें अप्लाई होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप ऑर्डर 2 रूल 2 को समझ लीजिए कि ऑर्डर 2 रूल 2 होता क्या है। ऑर्डर 2 रूल 2 इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि अगर प्लेंटिव जब कोई सूट फाइल करता है किसी कॉज ऑफ एक्शन पे, ऑब्वियस सी बात है कोई कॉज ऑफ एक्शन होगा तभी तो वो सूट फाइल कर रहे हैं ना। तो जब वो सूट फाइल करते हैं तो उस स्पेसिफिक कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड जितने भी आप रिलीफ कोर्ट से मांग सकते हैं, आपको वो सारे रिलीफ अपने उस कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड उसी प्लेंट में मांग लेनी चाहिए। आपको पता है कि प्लेंट मूव करते हैं कौन, प्लेंटिव। तो जो प्लेंटिव है ना, बहुत सारे रिलीफ कोर्ट से मांगते हैं, तो सारे रिलीफ उस कॉज ऑफ एक्शन से जितने बनते हैं उन्हें वो सारे रिलीफ मांग लेने चाहिए। ये मैंडेट करता है ऑर्डर 2 रूल 2 सब रूल 1। उन्हें सारे क्लेम क्या करने चाहिए, सीक कर लेना चाहिए। सारे रिलीफ उन्हें क्या मांग लेने चाहिए, कोर्ट से मांग लेने चाहिए इन द रिस्पेक्ट ऑफ द स्पेसिफिक कॉज ऑफ एक्शन। ये बेसिकली इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि जो प्लेंटिव है वो बार बार एक ही कॉज ऑफ एक्शन के लिए बार बार सूट फाइल ना करें कि एक तो सूट में उन्होंने ये रिलीफ मांग लिया और दूसरे सूट में उन्होंने दूसरा रिलीफ मांग लिया, एक ही कॉज ऑफ एक्शन है। तो यहाँ पे मल्टीपल केसेस होंगी ना, इसे तो लिटिगेशन चलता रहेगा उसी स्पेसिफिक कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड। इसीलिए ऑर्डर 2 रूल 2 सब रूल 1 ये बोलते हैं कि आप एक ही कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड आप जितने रिलीफ मांग सकते हैं आप कोर्ट से, आपको उसी टाइम उसी कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड प्लेंट में मांग लेनी चाहिए। और फिर इस ऑर्डर 2 रूल 2 सब रूल 2 बार करती है और ये बोलती है कि अगर इस जो भी स्पेसिफिक कॉज ऑफ एक्शन था उससे रिलेटेड अगर आपने रिलीफ नहीं मांगे तो आप दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। उस सेपरेट सूट फाइल करके उसी कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड दूसरा रिलीफ नहीं मांग सकते। तो ये बार करती है। तो आप देखिए इसमें क्या था, ब्रीच हो गया कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ब्रीच हो गया तो सबसे पहले उन्होंने सूट फाइल किया फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये उन्होंने जब इस ब्रीच का कॉन्ट्रैक्ट था तो ये सूट फाइल हुआ था, ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया था उनका। कॉज ऑफ एक्शन क्या था,
कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो जाना, उससे रिलेटेड रिलीफ क्या था उनका कि उसी कॉन्ट्रैक्ट वो परफॉर्म करवाने चाहते थे जिस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट था। तो उन्होंने ये रिलीफ मांगा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाया जाए उसके कॉन्ट्रैक्ट का जो ए एंड एक्स के बीच में था। तो उन्होंने एक ही वहाँ पे एक ही कॉज ऑफ एक्शन क्या था, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उस कॉज ऑफ एक्शन से रिलीफ उन्होंने क्या मांगा, एक ही रिलीफ मांगा कि मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा दीजिए मेरे कॉन्ट्रैक्ट का। उन्होंने डैमेजेस नहीं मांगा, डैमेज का भी रिलीफ वो मांग सकते थे ना, डैमेज एट कंपनसेशन का रिलीफ मांग सकते थे। तो यहाँ पे वो एक ही सूट में वो दोनों रिलीफ मांग सकते थे। जब वो सब्सिक्वेंट सूट फाइल करके फिर वो एक तो उन्होंने सूट फाइल किया, उसमें उन्होंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग लिया। दूसरा उन्होंने उसी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए दूसरा सूट फाइल करके डैमेज मांग रहे हैं कोर्ट से। तो क्या ये परमिसेबल है? नहीं, ये परमिसेबल नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर 2 रूल 2 का बार अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एक ही कॉज ऑफ एक्शन था, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो उनका रिलीफ था, कितने भी रिलीफ हो सकते थे, वो यहाँ पे जब उन्होंने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का रिलीफ मांगा, उसके साथ साथ वो डैमेज एंड कंपनसेशन का भी रिलीफ मांग सकते थे। वो सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर रहे हैं, तो वो बार हो जाएगी ऑर्डर 2 रूल 2 का। तो ये होगा आपका आंसर कि यहाँ पे अप्लाई होगा ऑर्डर 2 रूल 2। फिर मैं आपको ना एक एडिशन, यहाँ पे आपको एक और चीज़ मैं आपको नॉलेज के लिए आपको दे दूँ कि आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 2018 अकॉर्डिंग टू सेक्शन, आप जब कंबाइंड रीड कीजिएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21, 22 एंड इवन ऑर्डर केवल आप 21 एंड 22 को पढ़िए। इनका जब आप कंबाइंड रीड कीजिएगा एंड इवन मैं आपको बता भी देती हूँ ऑर्डर 21 ऑर्डर में बोल रही हूँ, सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट का आपको सेक्शन बता देती हूँ कि आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ द 2018 आपको सेक्शन 21 का सब सेक्शन 1 जो है ना, वो ये बात बोलता है कि जो डैमेजेस है ना, वो अब इन एडिशन टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कोर्ट आपको दे सकती है, साथ में दे सकती है, ना कि इन ल्यू ऑफ कि आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिला तो अब आप डैमेजेस ले लीजिए। नहीं, आपको उसके जगह पे नहीं मिल रहा, आपको इन एडिशन मिलेगा। तो अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करें तो आपको डैमेजेस भी कोर्ट देती है, तो ये इन एडिशन है। तो आप ये भी ऐड ऑन कर सकते हैं कि यहाँ पर डैमेजेस तो कोर्ट ग्रांट करेगी इन एडिशन टू, बट इससे रिलेटेड सब आपने ये समझ लिया कि कोर्ट आपको इन एडिशन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस देती है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको इन एडिशन आपको डैमेजेस भी कोर्ट ग्रांट करती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 सबसेक्शन 1। बट इसके लिए आप सेक्शन 21 का सबसेक्शन जब 5 पढ़िएगा तो आपको और क्लियरिटी मिलेगी कि ये स्टिपुलेट करती है कि अगर जो प्लेंटिफ है उसने अगर प्लेंट में कंपनसेशन नहीं मांगा है तो वो बाद में कंपनसेशन नहीं मांग सकता है प्लेंटिव। अगर उसने प्लेंट में अगर उसने कंपनसेशन मांगा है ना, तो ही वो क्लेम कर सकता है कंपनसेशन का, तभी कोर्ट इन एडिशन उनको देती है, साथ में देती है। अगर उसने प्लेंट में अगर उसने कंपनसेशन और डैमेजेस मांगे हैं तो ही देती है, इन एडिशन साथ में देती है कोर्ट। बट इसका भी प्रोविज़ो है, इसी सेक्शन में दिया हुआ है, सेक्शन 21 सबसेक्शन 5 की ही प्रोविज़ो में दे रखा है कि प्रोवाइडेड, यहाँ पे कोर्ट से अगर वो चाहे तो कोर्ट उन्हें अलाउ कर सकती एट एनी स्टेज। बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्टेज पे कोर्ट उन्हें अलाउ कर सकती है कि वो अमेंडमेंट के थ्रू, प्लेंट में अमेंडमेंट के थ्रू वो इंक्लूड करवा ले किस चीज़ का, कि वो क्लेम फॉर द कंपनसेशन भी वो इंक्लूड करवा सकते हैं बाय द वे ऑफ द अमेंडमेंट एट एनी स्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइडो जब इसका पढ़िएगा तो उसमें दे रखा है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्लेंटिफ हैज़ नॉट क्लेम्ड द कोर्ट शैल एट एनी स्टेज। ये शैल और एट एनी स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ द प्रोसीडिंग अलाउ हिम टू अमेंड द प्लेंट। उन्हें कोर्ट अलाउ कर सकती है कि वो अमेंड कर ले प्लेंट में, किसी भी एक जो प्रोसीडिंग है उसका कोई भी स्टेज क्यों ना चल रहा हो, कोर्ट उन्हें अलाउ कर सकती है कि आप अपने प्लेंट में अमेंड कर लें एंड देन आप वहाँ पे कंपनसेशन आप मांग सकते हैं, कंपनसेशन का आप क्लेम कर सकते हैं। allow him to amend the plaint on such terms and such
ऑन सच टर्म्स एज मे बी जस्ट, जो भी कोर्ट को लगता है जस्ट होगा, फॉर द इंक्लूडिंग अ क्लेम ऑफ द कंपनसेशन। तो आप देखिए इंक्लूडिंग द क्लेम ऑफ द कंपनसेशन, अब आप यहाँ पे देखिए इसी सिचुएशन में कि वो दूसरा क्यों क्लेम, वो दूसरा सूट फाइल करके डैमेजेस क्यों मांगेगा, नहीं मांगेगा, यहाँ पे बार हो जाएगा यहाँ पे ऑर्डर 2 रूल 2 का, क्योंकि कॉज ऑफ एक्शंस एक ही है, ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो उससे रिलेटेड जितने रिलीफ होते हैं आप कोर्ट से मांग लो। आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आपने सूट फाइल किया था ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो आपको वहीं पे डैमेजेस मांग लेना चाहिए। बट अगर आपने डैमेजेस नहीं मांगा तो आप ना दूसरा सूट फाइल ना करते, दूसरा सूट आपको फाइल नहीं करना चाहिए। आपके पास दूसरा यहाँ पे आपके पास दूसरा एक वे है डैमेजेस मांगने का। आप क्या कर सकते हैं, आप कोर्ट से अमेंडमेंट के थ्रू आप इंक्लूड करवा सकते हैं किस चीज़ का, फॉर द क्लेम ऑफ द कंपनसेशन। तो कोर्ट आपको ग्रांट कर देती है। ये हमारा सेक्शन 21 सबसेक्शन 5 में दिया हुआ है कि अगर आपको कंपनसेशन ग्रांट कोर्ट कब नहीं करती है, जब आपने अगर प्लेंट में इंक्लूड ना किया हो कंपनसेशन। बट अगर आपने कंपनसेशन इंक्लूड किया होगा ना अपने प्लेंट में, तो कोर्ट आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ आपको क्या देगी, डैमेजेस एंड कंपनसेशन भी देगी, क्योंकि सेक्शन 21 सबसेक्शन 1 में इन एडिशन दिया हुआ है। एंड सेक्शन 21 सबसेक्शन 5 में ये भी दिया हुआ है कि आपने अगर प्लेंट में इंक्लूड नहीं किया है तो बाय द वे ऑफ द अमेंडमेंट आप कोर्ट से इंक्लूड करवा सकते हैं क्लेम फॉर द कंपनसेशन। तो आपके पास इसी इनेक्टमेंट में आपके पास दूसरा प्रोसीजर दिया हुआ है, तो आप दूसरा सूट क्यों फाइल करेंगे? दूसरा सूट तो आपको फाइल करने का यहाँ पे बार अप्लाई हो जाएगा ऑर्डर 2 रूल 2 का कंडीशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर भी बता दिया, और एडिशन में कि आप बता सकते हैं कि बार क्यों हो रहा है। बार इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑर्डर 2 रूल 2 ये मैंडेट करती है कि अगर आप एक ही कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड जितने भी रिलीफ होते हैं आप उसी सूट में क्लेम कर लीजिए। अगर आपने उस सूट में उस क्लेम को नहीं मांगा है तो आप सब्सिक्वेंट सूट अगर फाइल करके दूसरा रिलीफ मांग रहे हैं उसी कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड, तो आपका वो बार हो जाएगा और वो आपका सब्सिक्वेंट सूट क्या करेगी, कोर्ट डिसमिस कर देगी। तो आपको समझ में आई होप आ गया हो। एंड इसी क्वेश्चन का आप एडिशन में आंसर दे सकते हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट में आपके पास दूसरा भी वे है कि आप बाय द वे ऑफ द अमेंडमेंट आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ बाय द वे ऑफ द अमेंडमेंट आप प्लेंट में अमेंड करवा कर आप क्लेम फॉर द कंपनसेशन भी कोर्ट से मांग सकते हैं। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये CPC एंड SRA का कॉम्बिनेशन। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है सिविल लॉ को। अगर आप SRA आप सिविल लॉ को पढ़िए हमेशा, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप सिविल प्रोसीजर कोड को, CPC को एंड SRA को, इवन लिमिटेशन एक्ट को एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को एंड TP एक्ट को, ये 5 एक्ट का कॉम्बिनेशन सिविल लॉ को हमेशा साथ में पढ़ा जाता है। तब आप मैं आपको बोल सकती हूँ कि आप सिविल लॉ की कोई भी क्वेश्चन का आंसर ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशंस में आ रखा हो। अदरवाइज अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़कर अगर आप स्पेसिफिक एक ही मतलब अगर आपने CPC पढ़ लिया देन आप CPC के क्वेश्चंस उठाएंगे ना तो आपसे सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें सारे अनदर इनेक्टमेंट की भी लिंक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए हमें इन 5 एक्ट का कंबाइंड स्टडी करना होता है। मैं आपको एडिशन में एक और चीज़ बता दूं, जब भी प्लेंटिव जब कंपनसेशन क्लेम करती है ना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ जब वो डैमेजेस एंड कंपनसेशन का क्लेम करती है ना, तो उसका जो डिटरमाइन करती है ना अमाउंट ऑफ द कंपनसेशन, वो डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 73 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसके जो प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग ये इवन सेक्शन 21 सबसेक्शन 4 में भी ये दिया हुआ है कि उसके अकॉर्डिंगली कंपनसेशन कोर्ट अवार्ड करती है जब भी डिसाइड करना होता है फॉर द कंपनसेशन। तो ये उसका ही प्रिंसिपल इसमें गवर्न होता है 73 का। मुझे लगता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ा होगा तो आपको 73 के प्रिंसिपल्स पता होंगे। अगर आपको नहीं भी पता होंगे ना तो आप सिंपली आप खुद से रेडी कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे अगर आपको नहीं अपने को 73 आपको नहीं समझ में आ रहा होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का खुद से, तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आंसर करूँगी आपको उसका भी। हाँ मैं चाहती हूँ कि मैं इसका और भी आपको क्वेश्चंस बता दूं कि यहाँ पे ना एट एनी स्टेज दे रखा है। जब आप सेक्शन 21 सबसेक्शन 5 पढ़िएगा तो वहाँ पे ये बात दिया हुआ है कि एट एनी स्टेज कोर्ट अलाउ
for the amendment in the plaint for the including a claim of the compensation। तो इवन दो ट्रायल क्यों ना स्टार्ट हो गया, ट्रायल कंप्लीट भी क्यों ना हो गया, आफ्टर द ट्रायल भी अगर प्लेंटिव चाहे ना तो अमेंडमेंट करवा सकता है और क्लेम इंक्लूड करवा सकता है फॉर दी, क्या क्लेम करवा सकता है, क्या क्लेम मांग सकता है, इंक्लूडिंग अ क्लेम फॉर दी कंपनसेशन। इसीलिए यहाँ पे शैल और एट एनी स्टेज दिया हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आया हो ये पॉइंट ऑफ लॉ जो मैंने आपको समझाया। एंड मैं आपको ना एक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका ना बहुत इंटरेस्टिंग एक बताऊंगी इसी से रिलेटेड। आप 2022 का जजमेंट था, उसमें ये बात बोला गया था कि अगर बहुत ज़्यादा डिले हो गया है अप्लाई करने में अमेंडमेंट इन द सूट एंड अमेंडमेंट इन द प्लेंट एंड देन प्लेंटिफ ना कुछ इन्हांसमेंट चाहता है डैमेजेस का, जो पहले उसने प्लेंट में जितना अमाउंट मांगा था उसको वो चाहता है कि वो बढ़वा दे क्योंकि वो कम था उस टाइम जो मांगा था उस अकॉर्डिंगली तो सही था, बट बाद में सर्कमस्टांसेस चेंज हुए, बहुत लंबा टाइम लगा उस प्रोसीडिंग को चलने में। तो वो जो डैमेजेस उसने क्लेम किया था ना उसको वो चाहता है कि वो उसको थोड़ा कोर्ट और बढ़ा दे, इवन बहुत ज़्यादा अमाउंट बढ़वाने की बात थी। तो क्या कोर्ट उसको अलाउ कर सकती है? तो इससे रिलेटेड मैं आपको समझाऊंगी, प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगी कि क्या जब प्लेंटिफ है ये सीख करे कोर्ट से कि आप जो अमेंडमेंट मांग रहे हैं प्लेंट में वहाँ पे आपका ऑर्डर टू रूल टू अप्लाई होगा, क्योंकि अमेंडमेंट का आपको ही पता है कि ऑर्डर 6 रूल 17 ऑफ द सीपीसी अप्लाई होता है फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द सूट। तो क्या अगर आप बहुत ही लंबे टाइम के बाद मांग रहे हैं तो क्या यहाँ पे ऑर्डर टू रूल टू अप्लाई होगा या नहीं, मैं उससे रिलेटेड आपको लैंडमार्क जजमेंट के साथ एंड विथ फैक्ट्स आपको समझाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। बट मुझे लग रहा है कि आपको इसका तो आंसर मिल गया होगा जो इस क्वेश्चन का आंसर था। अगर आपके कोई भी पॉइंट रह रहे हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उसको आंसर करने का ट्राई करूँगी। थैंक यू सो मच।